गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो लूसेंट सीरीज़, जिसमें हम कंप्लीट लूसेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसका सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो जहाँ पर हमको किसी भी जानकारी, मनुष्य की घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और मानव विकास के उस काल को जहाँ पर हमको लिखित रूप से विवरण उपलब्ध होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो अब कुछ संस्कृति और यहाँ पे किस संस्कृति में कैसे बर्तन इस्तेमाल होते थे उनके बारे में, जैसे मालवा में काला तथा लाल, बुर्जहोम में धूसर, जोखे संस्कृति में लाल बर्तन। और अगर हम बात करते हैं अगर बात करें नवपाषाण काल में, तो चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल। तो दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल इस्तेमाल होता था। तो अभी हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल में जहाँ पे लिखित विवरण नहीं उपलब्ध है, हम उनको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मतलब लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकते हैं। ऐसे काल को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। तो पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो अगर हम पूर्व पाषाण युग की बात करते हैं, तो मुख्य आधार, उनके जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था? पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का अगर आविष्कार की हम बात करें तो कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। एवं पहिए का जो आविष्कार हुआ है वो नव पाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। तो मनुष्य में स्थायी निवास की जो हम प्रवृत्ति देखते हैं, तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब से मानी जाती है? नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। कौन से जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का क्या किया था? प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो ये चीज़ है कि सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया मनुष्य ने वो तांबा, और सबसे प्रथम बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो कृषि का आविष्कार जो हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक काल का जो अगर हम बात करते हैं, अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो जो हमको प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल था वो कौन था? मेहरगढ़ था, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो थी वो कौन सी थी? गेहूं थी। तो मेहरगढ़ में जो सबसे पहले गेहूं के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमको कहाँ से मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल में अगर हम बात करते हैं तो हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। एवं जो जौ थी, तो गेहूं के साथ साथ क्या थी? जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था, यूज में लाने वाला जो अनाज था वो कौन सा था? प्रयुक्त अनाज जो था वो था चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण, अगर हम कृषि के प्रथम उदाहरण के बारे में बात करते हैं, तो कृषि का प्रथम उदाहरण जो है हमको कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डी हवा, अगर कभी भी प्रश्न आए कि कोल्डी हवा में हमको कौन से अनाज का कोल्डी हवा से कौन से अनाज का क्या साक्ष्य मिला, तो कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। अब हम बात करते हैं पल्लावरम नामक स्थान। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो पल्लावरम एक जगह है जहाँ पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की क्या हुई थी? खोज हुई थी। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी? पल्लावरम में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने हुए थे। तो पूर्व प्रस्तर युग के ज्यादातर औजार किसके बनेंगे? स्फटिक, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पत्थर भी जिसको कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालिक औजार की क्या की थी? खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने पूरा पाषाण कालिक औजारों की क्या की थी? खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। तो मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर, भारत में अगर सबसे प्राचीन नगर है तो वो कौन था? मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है सिंधी भाषा में, उसका क्या मतलब होता है? मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपी है। तो असम में जो कौन सा गिबन पाया जाता है? श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मतलब मानव की जैसा ही क्या है? एक बंदर है जो गिबन नाम से जाना जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। कौन से युग की बस्ती थी? इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बहुत बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे है? जोरवे संस्कृति से है। जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। तो शिवालिक की पहाड़ी से क्या मिला हुआ है? जीवाश्म का हमको क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण, भारत में अगर हम बात करें तो मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण हमको कहाँ से मिला हुआ है? नर्मदा घाटी से मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे
जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो भारत की जनसंख्या का जो प्रजाति है, उनकी प्रजाति के आधार पर विभेदीकरण किया गया था, वो किसने किया था? तो वो रिजले थे, जिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। अब हम अपने ल्यूसेंट में तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। तो अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो ये तिथि है, ये अगर हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो कब से कब तक है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। फ्रेंड्स, ईसा पूर्व क्या होता है? लूसेंट की सीरीज में हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ लिया था कि हम जो ये समय काल था वो हम ईसा मसीह का के जन्म को क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। तो उनके जन्म के पहले की जो भी घटनाएं होती थी हम उसको ईसा पूर्व कहते थे, और उनके जन्म से के बाद या उनके जन्म से जो भी घटनाएं हैं उनको हम ईस्वी में लिखते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो डेटिंग है वो किस पद्धति के द्वारा हुई है, तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा ये नवीन विश्लेषण पद्धति है, जिसके द्वारा ये तिथि बताई गई है 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक या प्राग ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग, कांस्य जिसको इंग्लिश में हम ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे, मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। तो इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरिक थे। और सिंधु सभ्यता को कौन से काल में रखा जाता है? प्रोटो हिस्टोरिक काल में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कहाँ थे? सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे, मतलब अगर हम इसको देखें, सिंधु सभ्यता को देखें तो दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, है ना। तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, अगर हम पश्चिमी की बात करते हैं, पश्चिमी पुरास्थल कहाँ से था? दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतका गंडोर, जो कि आज के समय में कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। पूर्वी स्थल कहाँ था? तो पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, अगर हम बात करें आज के समय में तो उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पुरास्थल की अगर हम बात करते हैं तो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की, तो ये कहाँ तक फैली थी? तो अगर हम उत्तर में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में ले कहाँ तक? महाराष्ट्र तक। और अगर आप पश्चिम में जाते हैं तो यहाँ बलूचिस्तान, सुतका गंडोर से लेकर पूर्व में कहाँ तक? उत्तर प्रदेश तक। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिंधु सभ्यता की सीमा कहाँ तक लगती थी। अब सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। तो सबसे, अगर हम ये क्रमवार देखते हैं कि सबसे बड़ा स्थल फिर मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन, इन 6 को क्या दिया गया है? इन 6 को ही बड़े नगर की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। अब अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल, अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखते हैं तो हड़प्पा की संस्कृति के जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं वो कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात से खोजे गए हैं। लोथल व सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के क्या थे? बंदरगाह थे। तो कौन कौन से? लोथल और दूसरा कौन सा? सुतकोतदा। ये 2 प्रसिद्ध बंदरगाह थे। किससे जुड़े हुए थे? हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो जुते हुए खेत का जो हमको पहला साक्ष्य मिलता है जुते हुए खेत का, और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हमको कहाँ से देखने को मिलता है? कालीबंगन से देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो हमें मोहनजोदड़ो से क्या देखने को मिलता है? स्नानागार, जिसे इंग्लिश में द ग्रेट बाथ भी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि सिंधु काल में कुछ विदेशी व्यापार होते थे। तो जैसे अगर हम देखते हैं तांबा, तो तांबा जो है वो क्या होता था? तांबा कहाँ से इसका व्यापार होता था? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। तो ये यहाँ से क्या होता था? आयातित वस्तुएं थी, है ना। फिर चांदी, अफगानिस्तान, ईरान। सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। अगर हम सोने की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। टिन, अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद, सौराष्ट्र। लाजवर्द, मेसोपोटामिया। सीशा, ईरान। तो ये क्या थी? कुछ कभी एग्जाम में मैथ्स कॉलम में या इसको कुछ भी दे देता है और कहता है कि इनमें कौन सा गलत है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तांबा की, तो तांबे के लिए कहाँ से ये आयात होता था? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी, अफगानिस्तान, ईरान। सोना, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टिन, अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद, सौराष्ट्र। लाजवर्द, मेसोपोटामिया। सीशा, ईरान से। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार, एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड कितने मीटर लंबा है? 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिले हुए हैं? एक देवता मिले हुए हैं, एक शील पर 3 मुख वाले, मतलब इनके कितने मुख हैं? 3 मुख हैं। पहला, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पशुपति नाथ की मूर्ति के इनके चारों ओर क्या है? हाथी, गेंडा, चीता व भैंसा क्या है? विराजमान है। तो कौन कौन से जानवर हैं? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा क्या है? विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की क्या मिली हुई है? एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का क्या है?
अंकन है। तो अगर हम हड़प्पा की मोहरें देखते हैं तो हमको वहाँ पे एक श्रृंगी पशु का क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनक बनाने, मनकी मतलब मोती बनाने का कारखाना लोथल एवं चन्हुदड़ों में मिला हुआ है। तो लोथल और चन्हुदड़ों में क्या मिला है, मन के बनाने के कारखाने हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है, जिसको बोस्ट्रोफिडोन भी कहते हैं। यह लिपि जो है वो कहाँ से लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। तो पहली पंक्ति कैसे, दाईं से बाईं और फिर दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो थे वो कहाँ से खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे। तो अगर हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो घरों के दरवाजे थे वो पीछे की ओर खुलते थे। अगर हम एक एक्सेप्शन या अपवाद लेते हैं तो लोथल नगर है, जहाँ पर घरों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो कौन सी थी, वो जो मुख्य फसल थी, मुख्य फसल वो गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए काहे का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है, बनमाली से मिला है। तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो हमको मिला है वो बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से हमको क्या मिला हुआ है, चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का हमको क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। और चावल के प्रथम साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिले हुए हैं, लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो चावल के प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं, लोथल से प्राप्त हुए। अगर हम बात करें कि प्रागैतिहासिक काल में अगर चावल के जो साक्ष्य मिले वो हमको कहाँ से मिले थे, तो हमें कोल्डी हवा से मिले थे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसी टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की जो इकाई थी वह संभवतः कितने के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का क्या करते थे, उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। तो अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, सिंधु सभ्यता के लिए ही किया गया है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था, मतलब जो व्यापारिक वर्ग होते हैं, तो वणिक वर्ग के हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वो किसके हाथों में था, वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसे जुड़वा राजधानी कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने कहा है, पिग्गट ने कहा है। अब सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी क्या करते थे, पूजा किया करते थे। किसकी पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिलते हैं, सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। और स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की। तो जो ये स्वास्तिक चिन्ह आज जो हम घरों में बनाते हैं ये किसकी देन है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। और सिंधु सभ्यता से किसी भी मंदिर का अवशेष हमको प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंबड़ वाला सांड इस सभ्यता में लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे। तो कौन सा, कुबड़ वाला सांड। स्त्री मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली हुई हैं वो किससे, मतलब देवियों से संबंधित ज़्यादा थी, स्त्री मूर्तियाँ ज़्यादा थी। तो हम ये समझते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी थी, मातृ सत्तात्मक थी। सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का क्या किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के क्या बनाते थे, बर्तन बनाते थे। तो कौन से, काले रंग से, काला प्लस लाल मिट्टी के क्या बनाते थे, बर्तन बनाते थे। तो काले रंग से डिजाइन करते थे और लाल मिट्टी के क्या बनाते थे, बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो तलवार से परिचित नहीं थे मतलब क्या है कि शांति प्रिय लोग थे। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों की खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो मात्र अगर हम बात करते हैं कालीबंगन का, तो ये मात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका मतलब जो सामान्य लोगों के लिए भी, जो सामान्य लोग रहते थे उनके लिए भी क्या किया गया था, किलेबंदी की गई थी। मात्र ये क्या था, हड़प्पाकालीन शहर था। और हमको कालीबंगन से क्या चीज मिली है, सर्वप्रथम खेत जोते जाने के साक्ष्य और अग्नि पूजा की प्रथा के हमको क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में भी क्या थी, प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। तो मोहनजोदड़ो में क्या था,
शव को जलाने की, और हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा में क्या था, दफनाने की थी प्रथा जो थी वो विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हुई हैं। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मतलब साथ साथ में दो लोगों की साथ में समाधि मिली हुई है। तो कहाँ मिला हुआ है युग्म समाधि के साक्ष्य, कहाँ मिले हुए हैं, लोथल और कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, बाढ़ माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के किनारे स्थित था। उत्खननकर्ता कौन है, तो उत्खननकर्ता दयाराम शाहनी और माधव स्वरूप वत्स है। तो इसकी वर्ष कौन से वर्ष में खोजा गया, तो 1921 में। वर्तमान में जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ है, तो ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला वहाँ पर क्या है, स्थित है। दूसरा हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के पास है। इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और आज ये कहाँ है, तो ये सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के लड़काना जिले में क्या है, स्थित है। तीसरा हम पढ़ते हैं चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो कहाँ पे है, सिंधु नदी के पास है। चन्नूदड़ो कहाँ पे है, सिंधु नदी के पास है। खोजकर्ता कौन है, गोपाल मजुमदार हैं। कब खोज की, 1931 में। कहाँ पर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन कहाँ है, घग्गर नदी के पास। बीबी लाल एवं बीके थापर, बीबी लाल एवं बीके थापर 1953 में क्या किया था, खोज किया था। कहाँ पर, ये स्थल है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कहाँ क्या है, कालीबंगन, मतलब कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। फिर अब हम बात करते हैं कोट दीजी। ये कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे। फजल अहमद ने खोज की थी। उत्खननकर्ता किसको माना जाता है, फजल अहमद को। 1953 में सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान जो है, सिंध प्रांत का, सिंध प्रांत कहाँ है, पाकिस्तान में, तो मतलब पाकिस्तान में है, कोट दीजी। अब हम बात करते हैं रंगपुर। कौन सी नदी के पास, मादर नदी के पास। उत्खननकर्ता कौन है, रंग से रंगनाथ राव। कब खोजा गया, 1953-54 में। गुजरात का काठियावाड़ जिला है, गुजरात में ये क्या है, ये रंगपुर स्थल स्थित है। अब हम बात करते हैं रोपड़, जो कि कौन सी नदी में के पास है, सतलज नदी के पास। उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। कब खोजा गया, 1953 से 1956। कहाँ पर, पंजाब में है। अब हम रोपड़ की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं लोथल की। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता रंगनाथ राव 1955 एवं 1962 में। ये कहाँ पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। लोथल कहाँ पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, किसने खोजा था, यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतका गेंडोर दाश्क नदी के किनारे। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज टेल्स ने उत्खनन करता थे 1927 एवं 62 में। ये स्थल खोजे गए। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनमाली रंगोई नदी के पास है। रविंद्र सिंह बिष्ट खोजकर्ता 1974 में। हरियाणा का हिसार जिला जो है, बनमाली कहाँ पर है, हरियाणा में। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था 1990-91 में। और ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही है। मुझे अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।